और ये जो भी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ लगभग 5 से 6 टिप्स आपको बताऊंगा, जिससे आपके 6 से 7 मिनट हर एक टेस्ट सीरीज में आपके बच जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये पॉइंट आप फॉलो करते हैं तो आपका कम से कम 1.5 से 2 मिनट इसमें आपका टाइम बच जाएगा। तीसरा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, फास्ट रीडिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी का एग्जाम हो गया या फिर एसएससी का एग्जाम हो गया, उस समय जब आप तैयारी करते हैं तो आप लोग मॉक टेस्ट भी देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी देते हैं। जितना भी आपने तैयारी किया हुआ है उसका एवेल्युएशन करना है, आपको आकलन करना है कि कितना मेरी तैयारी हुई है, उसके लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में कि होता क्या है कि जब भी आप ऑनलाइन टेस्ट पहली बार देना शुरू करते हैं तो आपके नंबर थोड़े कम आते हैं, फिर उसके बाद से धीरे धीरे जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज बढ़ाते जाते हैं तो आपके नंबर धीरे धीरे आपके इंप्रूव हो जाते हैं। अब ऐसे में टेस्ट सीरीज में आपके नंबर बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं कि क्या क्या हमें अपने अंदर की कमियों को दूर करना है, जिससे हमारे नंबर जो है टेस्ट सीरीज में बढ़े और जब फाइनल एग्जाम में हम बैठें तो मेरा बेहतर से बेहतर रिजल्ट बन के आए। इसी सीरीज में मैं आज आपको बताऊंगा कि जब भी आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसमें अपने टाइम को हमें कैसे मैनेज करना है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हर एक टेस्ट सीरीज में कम से कम 6 से 7 मिनट का टाइम आप बचा पाएंगे, और एकदम ये गारंटी है, क्योंकि मैं जब भी टेस्ट सीरीज दिया हूँ, लगभग मैंने जब प्रिपरेशन कर रहा था तो लगभग मैं 100 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दिया था। और ये जो भी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ लगभग 5 से 6 टिप्स आपको बताऊंगा, जिससे आपके 6 से 7 मिनट हर एक टेस्ट सीरीज में आपके बच जाएंगे, और इसमें आप कम से कम एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन आप और भी कर पाएंगे, और इससे आपके हर एक टेस्ट सीरीज में 5 नंबर एक्स्ट्रा आपके बढ़ेंगे, और जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसकी भी संख्या कम होगी। जो भी चीज़ें मैं ये बताऊंगा ये सारा मैंने खुद पे अनुभव किया है। इतने ज़्यादा टेस्ट सीरीज देने के बाद मैंने सीखा है कि कहाँ पर मैं अपने टाइम को बचा सकता हूँ। देखिए, जितने भी लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है वो लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसका जो है सिलेक्शन सीजन सेल शुरू होने वाला है 14 से 15 अक्टूबर, 2 दिन तक रहेगा। तो इसमें प्राइस ड्रॉप होने वाला है, और आप लोग द स्टूडेंट का STUD आप कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो जितने भी लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है प्लीज़ टेस्ट सीरीज ले लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊंगा वो तभी आपके लिए फ़ायदा होगा जब आप टेस्ट सीरीज देना शुरू करेंगे। तो जितने भी लोग अभी तक बिल्कुल भी टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे थे तो उनका तो वैसे भी नुकसान हो रहा है। तो जिनके भी पास टेस्ट सीरीज नहीं है, टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन भी जा करके ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि सबसे पहले अगर मैं मान लेता हूं कि 90 मिनट का कोई भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं, 90 मिनट का टाइम है और 100 क्वेश्चन आपको उसमें सॉल्व करने हैं। अगर मैं कहूं मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 10 है, और साइंस के 40 है, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है, टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन हो गए। 90 मिनट आपको टाइम मिला है पेपर देने का। अब यह होता है कि पेपर शुरू में आप करना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपको दिमाग में अपने बना करके रखना है कि टॉप नहीं करना है। आपको टॉप नहीं करना। सभी लोग सोचते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाऊँ, मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाऊँ, 100% क्वेश्चन एफर्ट दे पाऊँ, सारा पेपर मैं कर लूँ। ऐसा नहीं सोचना है। सबसे पहले आपको सोच लेना है कि दिमाग में कि मुझे टॉप नहीं करना है, मतलब मुझे सिर्फ सिलेक्शन लेना है। अगर ये आपने दिमाग में बैठा लिया तो आपका पेपर का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अब इसमें जब आपने सोच लिया कि मुझे टॉप नहीं करना है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये आ जाना चाहिए कि मुझे कम से कम 10 से 15% जो क्वेश्चन है वो मुझे स्किप करना है, मतलब छोड़ना है। सभी लोगों को पता होगा, जितने भी लोग टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे या फिर जितने भी लोग तैयारी कर रहे होंगे, सब लोग जानते हैं कि जो भी एग्जामिनर है पेपर बनाएगा वो कम से कम 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन वो ऐसा देगा कि सभी के लिए कठिन हो, या फिर हो सकता है टाइम टेकिंग प्रोसेस वाला हो। तो अगर आपने पहले ही एग्जाम देने से पहले ही आपने सोच लिया कि मुझे 10 से 15 क्वेश्चन स्किप करने हैं, छोड़ने हैं, तभी आपके पास 100 क्वेश्चन में 85 क्वेश्चन आपको बचता है, उसको सॉल्व करना है। और 85 क्वेश्चन 90 मिनट में अगर आपने एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया, अगर कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तब भी आपका नंबर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो सबसे पहला तरीका है कि आपको टॉप नहीं करना है, आपको सोच के रखना है दिमाग में कि 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ना। अब इस पॉइंट से आपका टाइम कहाँ बचेगा, क्योंकि वीडियो इसी पे रिलेटेड है कि आपको टाइम कहाँ से बचाना है। जब आपने सोच लिया कि 10 से 15 क्वेश्चन स्किप करना है, तो जब आप पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है कि 1 लाइनर क्वेश्चन हो, एक ही लाइन का क्वेश्चन हो, आपने देखा उसको सॉल्व किया, आ रहा है तो आपने उसको सॉल्व कर लिया। मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन आ गया, बहुत ही डिफिकल्ट है, डाटा है, 4-5 लाइन का दिया हुआ है, तो आपको लगता है कि पहली नज़र में अगर देखने से कि ये लेंदी हो सकता है या फिर इस तरह का क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, आप उसको तुरंत उसको स्किप कर दीजिए।
अब ये स्किप करने से टाइम आपका बच कहाँ रहा है। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को स्किप किया, क्यों आपने स्किप किया कि आपने पहले ही मन में सोच लिया कि मुझे 10 से 15 क्वेश्चन स्किप करना है, छोड़ना है। तो अभी शुरुआत में ही मैं ऐसे क्वेश्चनों पे टाइम दे दूंगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं होता है तो बाद में अगर मुझे आसान क्वेश्चन भी मिलते हैं तो आपका टाइम कम होने की वजह से आप क्या हो जाएंगे, आपका वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, छूट जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अगर स्किप करेंगे तो कम से कम मान के लिए 20 से 30 सेकंड का समय आप बचाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन है। तो आपको एक बार पढ़ने में ही कम से कम 15 सेकंड से कम का समय नहीं लगेगा। तो ऐसे में आप 20 से 30 सेकंड का समय आप इस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पे आप अभी फ़िलहाल बचा लेंगे, क्योंकि अभी तो आप पेपर देना शुरू किए हैं। आपके सामने अगर 10 क्वेश्चन के अंदर ही ये आ गया है तो आपने जैसे ही इसको स्किप किया आपके सामने 90 क्वेश्चन का और भी चीज़ें बची हुई हैं। पेपर कैसा है कैसा नहीं है, जब तक आप पूरा पेपर नहीं दे पाएंगे तब तक तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना कि पेपर कठिन है या फिर आसान है, क्योंकि पेपर देने के बाद आपको अंदाज़ा मिलता है कि हाँ पेपर बहुत कठिन बना हुआ था या आसान बना हुआ था। लेकिन पहले ही क्वेश्चन में आप देख करके अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते ना कि अगर पहला क्वेश्चन कठिन आ गया तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरा पेपर कठिन ही होगा। हो सकता है कि जो पेपर का जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था वो पहले ही आपके सेक्शन में पूछा गया है, तो आप पहले ही आपको स्किप करना है। और ये तरीका तभी आएगा जब आप ये सोचेंगे कि मुझे 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ना है। और जैसे ही आपने ये सोच लिया कि 10 क्वेश्चन, मान लीजिए 15 नहीं 10 ही क्वेश्चन अगर आपको छोड़ना है और आप हर एक क्वेश्चन पे 10 सेकेंड भी अगर आप बचाते हैं तब भी सोचिए आपने 100 सेकेंड आपने बचा लिया। और 100 सेकेंड मतलब आपका हो गया करीब मान के लिए 1.5 मिनट जो है आपका यहाँ पे बच गया। तो इस तरीके से, मतलब ये तरीका सबसे पहले जैसे ही आपने अपनाया, आपका 1.5 से 2 मिनट का टाइम आपका पूरे पेपर में बच गया और आपने सिर्फ 10 क्वेश्चन ही स्किप किया। आपके सामने 85 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बचा था और इसी 85 क्वेश्चन में से किसी में आपने 1.5 मिनट, किसी एक या 2 क्वेश्चन में आपने 30-30 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम दिया, तो इसमें से 2 क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि यही 1.5 मिनट जब आपने पहले राउंड के पेपर में दिया और दोबारा जब इसी 10 में से किसी में आपने 1.5 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया तो हो सकता है इसी 10 में से एक क्वेश्चन और सही हो जाता और आपके 9 क्वेश्चन ही स्किप करने होते। तो आपका क्या हुआ, टाइम भी बचा और किसी एक क्वेश्चन पे आपने वो टाइम दिया तो वो क्वेश्चन आपका सही हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये पॉइंट आप फॉलो करते हैं तो आपका कम से कम 1.5 से 2 मिनट इसमें आपका टाइम बच जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि दोनों लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। जो स्टूडेंट दोनों लैंग्वेज में, अगर मान के चलूँ, कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो पूरा पेपर हिंदी में ही देते हैं। चलिए ठीक है, अगर जो स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपने आप को सुविधाजनक महसूस कर रहा है तो उसका भी टाइम बचता है। अब यहाँ पे टाइम कैसे बचता है मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जो पेपर है, जो क्वेश्चन खुल के आता है, दोनों लैंग्वेज में एक ही बार में खुल जाता है। मतलब क्या है कि इंग्लिश भी लिखा हुआ है 2 लाइन में और उसी के नीचे जस्ट 2 लाइन में हिंदी भी लिखा हुआ है, तब तो वो दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऊपर एक आइकन दिया रहता है जहाँ से आपको लैंग्वेज चेंज करना होता है। जैसे ही आप लैंग्वेज चेंज करते हैं, इंग्लिश में है, तुरंत वो सारा क्वेश्चन हिंदी में हो जाता है विद ऑप्शन। तो ऐसे में जैसे ही आप लैंग्वेज चेंज करते हैं तो हर एक क्वेश्चन में जहाँ भी, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी खोला, हिंदी में आप कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप पूरा पेपर हिंदी में ही पढ़ते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी पूरे पेपर में, हर एक टेस्ट सीरीज में मैं नहीं कह रहा हूँ, कभी कभी होता है कि कोई एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो हिंदी लैंग्वेज भी उसका कठिन हो जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में उसकी भाषा बहुत अच्छी लिखी होती है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड होता है जिसका हिंदी अनुवाद बहुत ही कठिन होता है, जिसका इंग्लिश कॉमनली यूज्ड वर्ड होता है, जिसको आपको देखने से ही तुरंत क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है और ऑप्शन से आप तुरंत उसको सॉल्व कर ले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो इंग्लिश वर्ड होते हैं आप देखे होंगे, उसमें जो ऑप्शन होता है, जो आंसर होता है उस वर्ड में ही छुपा रहता है, क्योंकि कभी कभी जो इंग्लिश वर्ड हैं वो किसी 2 शब्दों से मिलके बने होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि वो ऑप्शन से आपका एलिमिनेट हो जाएगा और वो ऑप्शन जो इंग्लिश वर्ड है वही आपका आंसर बता देता है। बहुत सारे लोग जो टेस्ट सीरीज दिए होंगे वो देखे होंगे, इसका आप लोगों ने देखा होगा। सारे क्वेश्चन में या फिर हर एक टेस्ट सीरीज में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभी 2 या 3 टेस्ट सीरीज में आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं कि लैंग्वेज को चेंज करके या फिर किसी अदर लैंग्वेज में पढ़ने से ही आपका वो क्वेश्चन तुरंत आसानी से समझ में आता है और वो सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगा उसका पूरे पेपर में मान के चलिए कम से कम 30-40 सेकेंड कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देगा। और हो सकता है कि दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल स्टूडेंट किसी एक क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए हिंदी में मैंने पढ़ा, 30 सेकेंड आपने टाइम दे दिया, नहीं मुझे समझ में आ रहा है और आप पहले से ही डर रहे हैं कि यार मुझे इंग्लिश वैसे भी नहीं आती है, तो आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ा भी नहीं,
और जैसे ही आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ा नहीं, मतलब आप स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चले गए, तो आपका ये 30 सेकंड तो आपका वेस्ट हो गया, बिल्कुल भी आपका ये बर्बाद हो गया और आपने इसमें कोई सही आंसर भी नहीं पाया। लेकिन जो लड़का दोनों में कंफर्टेबल है वो सोचता है कि यार एक बार इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, और जैसे ही 30 सेकंड के बाद वो लैंग्वेज चेंज करके 10 सेकंड और इंग्लिश में पढ़ने में देता है, और 40 सेकंड में अगर लगता है कि इंग्लिश में पढ़ने से तुरंत क्वेश्चन उसको समझ में आता है और वो उसका सही आंसर कर लेता है। तो ये 30 सेकंड उसने यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि 30 सेकंड में एक्स्ट्रा 10 सेकंड और जोड़ने से उसका ये क्वेश्चन सही हो गया। और ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। एक बार कभी क्या हुआ कि मेरा जो हिंदी में लैंग्वेज था वो नहीं समझ में आ रहा था, तो इंग्लिश में मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ के और आसानी से समझ के उसको सॉल्व किया। और कभी कभी आप देखे होंगे कि क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, लेकिन ऑप्शन देखने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी क्वेश्चन क्या कह रहा है नहीं समझ में आ रहा है, जैसे ही आप ऑप्शन देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि अरे यार क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका ये है, क्योंकि जो मैं पढ़ा था वो नहीं है, वो जो आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को समझते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ऑप्शन भी कभी कभी आपको क्वेश्चन को समझाने में मदद करता है, और ये सब चीज़ें आपके टाइम को बचाती ही हैं, और टाइम बचेगा, क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपका सही होगा। तो ये चीज़ दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लड़का दोनों लैंग्वेज में अगर कंफर्टेबल है तो उसका भी कम से कम 1 से 2 मिनट पूरे पेपर में बिल्कुल बचता है। अभी 2 पॉइंट यहाँ पे हो गए। अब तीसरा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है फास्ट रीडिंग। जो स्टूडेंट ऐसा है कि जो बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ता है, अगर उसकी पढ़ने की स्पीड स्लो है, तो वो तो डेफिनेटली पूरे पेपर में मान के चलूँ कि ये एक इतना बड़ा ब्लंडर है आपके साथ कि वो पूरे पेपर में अकेले ये 3 से 4 मिनट का टाइम वेस्ट करता है आपका। और कहाँ वेस्ट करता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, अगर वो क्वेश्चन नॉर्मल स्टूडेंट जो प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, वो 15 सेकंड में अगर वो पढ़ ले रहा है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं बहुत धीमे पढ़ते हैं, धीमे क्वेश्चन को समझते हैं, तो वो पूरे क्वेश्चन को पढ़ने में ही एक बार में 30 सेकंड लगा देते हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना ही पड़ता है, और जो स्पीड में स्लो है वो हो सकता है 4 बार पढ़े। 3 बार से ज़्यादा पढ़ने पर आप इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, और 4 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपका ऑलरेडी 2 मिनट इसमें चला जाएगा। तो 2 मिनट से ज़्यादा अगर चला गया और क्वेश्चन नहीं हो पाया, तब तो मान के चलिए एक ही क्वेश्चन आपका 2 मिनट ले लिया। तो फास्ट रीडिंग बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और क्या है, कहाँ फास्ट रीडिंग का यूज होता है, जब मान लीजिए इजी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आरबीसी का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, तो जैसे ही क्वेश्चन आप देखेंगे आरबीसी लिखा है और यहाँ पे लिखा है फुल फॉर्म, तुरंत आपको एक ही नज़र में विदिन 5 सेकंड में ही आपको पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या है कि वो पढ़ते क्या है, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद से एक एक ऑप्शन आसान, मतलब बहुत धीरे धीरे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि उनका कम से कम ये क्वेश्चन अगर विदिन 7 से 8 सेकंड में हो जाना चाहिए, तो भी इसमें ये 15 सेकंड का समय लगा रहे हैं। और लोगों को लग रहा है कि मैं सेकंड में क्यों बातें कर रहा हूँ। 100 क्वेश्चन के पेपर में अगर आप हर क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड भी आप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, सोचिए 3 सेकंड एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मार्क करते समय भी ये छोटी सी गलती कर सकते हैं कि मार्क कर रहे हैं, माउस इधर उधर ले जा रहे हैं, तभी आपका 2-3 सेकंड हो गया। और ये 3 सेकंड हर क्वेश्चन में भी आपका 300 सेकंड लगभग पूरे पेपर में आपका वेस्ट करेगा। और 300 सेकंड आप सोच लीजिए, 6 × 5 = 30, 5 मिनट का टाइम आपका हो गया कि नहीं हो गया, यही हो गया। ये 3 सेकंड का टाइम वेस्ट करने पे ही आपका 5 मिनट वेस्ट हो गया। ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि अगर आप फास्ट रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। और मैंने शुरू में कहा था कि 6 से 7 मिनट, अगर ये सारी कमियां अगर आपके अंदर हैं तो आप पेपर में मान के चलिए 10 से 12 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, जो एकदम वेस्टलेस, मतलब वेस्ट है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि आपको फास्ट रीडिंग करनी है। और आज से ही जो मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ कि जब भी आप टेस्ट सीरीज दीजिए तो ये जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान में रख के अब अगली बार आप टेस्ट सीरीज दीजिएगा। तो फास्ट रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है, नेक्स्ट टाइम से आप इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट है 4th नंबर का जो पॉइंट है कि ईजी क्वेश्चन पे आप टाइम ज़्यादा दे देते हैं। अब ये आता कहाँ से है, ये पता कैसे चलेगा ईजी क्वेश्चन पे हम टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। जब भी आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज देते हैं, किसी अदर का भी अगर आप दे रहे हो, टेक्स्ट बुक का आप टेस्ट सीरीज देंगे, देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन में जो इतना आपने टाइम दिया हुआ है कॉर्नर में आपको दिखाता है कि इस क्वेश्चन पे आपने 40 सेकंड का टाइम दिया है, हो सकता है 1 मिनट 30 सेकंड का आपने टाइम दिया है, तो वो सारा का टाइम आपको बता देगा। अब जब आप पेपर मतलब आप उसका रिवीजन करिए, जब आपने टेस्ट सीरीज दे दिया तो फिर आपको उसको वैल्यूएशन कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा रिवाइज कर रहे हैं, तो जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि 1 लाइनर कोई जीके का क्वेश्चन है और वो आप देखेंगे कि उसको भी आपने 20 सेकंड 25 सेकंड आपको ने दिया।
तो आप खुद ही सोचिएगा कि क्या वो क्वेश्चन 20 से 25 सेकंड देने लायक था। अगर वो क्वेश्चन 20 से 25 सेकंड देने लायक नहीं था, हो सकता था इसमें और हम 5-6 सेकंड बचा सकते थे और जल्दी कर सकते थे, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन पहले से पढ़ा है, आपको बिल्कुल 100% वो क्वेश्चन आ रहा था। तो वो क्वेश्चन कम से कम 10 सेकंड के अंदर आपका हो जाना चाहिए। खास करके जीके के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हो गए, जनरल साइंस के क्वेश्चन हो गए, जो डाटा वाले क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जो क्वेश्चन है जो एकदम वन लाइनर है, फैक्चुअल है, अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, तो इसमें हर एक क्वेश्चन को 10 सेकंड 10 से 12 सेकंड के अंदर आपको कर लेना है, तुरंत मार्क करके आगे बढ़ जाना है। इससे क्या होगा कि सोचिए 40, 10, 50 क्वेश्चन, मान लीजिए 50 क्वेश्चन ही आप इसमें करेक्ट जानते हैं, 40 ही क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए करेक्ट जानते हैं जिसमें आपका कम टाइम लगे। हो सकता है कभी कभी जीए और जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर में थोड़ा क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सोचने का टाइम लगता है, तो उसमें सोचिए। लेकिन जो 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम आपको पता था, पहले से आपने पढ़े थे, टेस्ट सीरीज में दिया हो, नोट्स में लिखा हो, कहीं से भी आपने पढ़ा हो, वो क्वेश्चन अगर आ रहे थे, तो इन 40 सेकेंड में आप 5-5 सेकेंड भी आप बचाते हैं तो आपके कम से कम 200 सेकेंड आपके बच जाएंगे। और ये 200 सेकेंड कम नहीं है, मैथमेटिक्स के आप इन 200 सेकेंड में कम से कम 3 क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। कभी होता है कि आप उस क्वेश्चन का ट्रिक नहीं जान रहे होते हैं तो आपको लेंदी मेथड यूज करना पड़ता है। अब लेंदी मेथड तो आपका टाइम लेगा, लेकिन आपके पास टाइम बचा ही नहीं है। टाइम कैसे बचेगा? जब आप इजी क्वेश्चनों में टाइम आप सारा दे देंगे तो कैसे आपका टाइम बचेगा? तो इन 4 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो पूरे पेपर में मैं कह रहा हूं कम से कम 6 से 7 मिनट मिनिमम आपका टाइम बचेगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही पेपर में तो आपके साथ देखने को मिलेगी नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दोनों लैंग्वेज में, जो मैंने आपको बताया कि पढ़ने में किसी पेपर में आपको 1-8 मिनट का टाइम का मतलब अंतर मिल जाएगा, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हर पेपर में तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। लेकिन जो पहला तरीका मैंने बताया कि आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं, ये हर एक पेपर में काम करेगा और इससे टाइम बचेगा। फास्ट रीडिंग हर एक पेपर में काम करेगा और आपका 2 से 3 मिनट ये टाइम बचाएगा। और इजी क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में आपने अगर 5-6 सेकंड का मतलब टाइम अगर सेव किया तो ये भी हर एक पेपर में आपका टाइम बचाएगा। तो ये जो भी 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, आप अपने आने वाले टेस्ट सीरीज में आप इसको यूज करिए। डेफिनेटली 2 से 3 टेस्ट सीरीज में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और ये ऐसे नहीं आता है, इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतना आसानी से पहले ही दिन ये टेस्ट सीरीज देने में नहीं सीखा है। इसको करने में, हर एक पॉइंट को सीखने में कम से कम मुझे 20 से 30 टेस्ट सीरीज कम से कम मिनिमम देने पड़े हैं, और तब जाके मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख करके आपको बता रहा हूँ। और ये पर्सनली मैंने फील किया हुआ है और बहुत सारे लोगों को मैं बताता हूं तो उनको लगता है हाँ यार ऐसा होता है, और मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। जितने भी लोग ये गलतियां कर रहे थे, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करिए ऐसी गलतियां ना करें और अपने नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करें। ये सिर्फ मैंने बताया कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है। बाकी बहुत से तरीके हैं कि टेस्ट सीरीज को कैसे अपना मतलब मार्क्स बढ़ाना है, तो वो किसी और वीडियो में बता दूंगा। बाकी मैंने इस पर वीडियो पहले से बनाया हुआ है कि टेस्ट सीरीज में कैसे हमें मार्क्स को इंप्रूव करना है, गलतियों को कैसे कम करना है, या फिर गलत क्वेश्चंस को आप रिवाइज नहीं करते हैं तो वहां भी आपके टेस्ट सीरीज में नंबर कम हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी वीडियो बना हुआ है, तो उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, तो आप जाकर के वहां से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।